सिर्फ यही उद्देश्य है कि डायबिटीज नामक जो बीमारी है, जो ये परेशानी है, वो आपके शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाए और वापस आपके शरीर को मुड़ के भी ना देखे। लेकिन इसके लिए आपको भी हमारी तरफ एक कदम बढ़ाना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है और आपको ऑर्डर करना है मधुमेह आरोग्य अमृत। ये वाकई में ही अमृत है। जब आप इसे ग्रहण करेंगे, जब आप इसे लेंगे, तो खुद आप इसका फायदा महसूस करेंगे अपने शरीर में। जैसे कि यहाँ पर आचार्य जी ने बताया कि न सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल करती है, बल्कि अनचाही जो बीमारी हमारे शरीर को घेर लेती है, ये उन बीमारियों को भी खत्म करती है। तो वाकई में है ना एक खास। आप बिल्कुल भी देर ना करें, आप मधुमेह आरोग्य अमृत अभी ऑर्डर करें। आप एसएमएस के द्वारा भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। आचार्य जी, मान लीजिए कि मधुमेह आरोग्य अमृत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस दवाई का सेवन कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं इंसान का मन है, इस पे काबू कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके दौरान भी अगर कोई मीठा खा लेता है ज्यादा मात्रा में या कैसे करके, तो उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? कहना चाहूंगा, पहली सलाह तो देना चाहूंगा थोड़ा मन पर नियंत्रण मन पर काबू करना बिल्कुल बहुत मुश्किल। यदि आपका मन नियंत्रित है जी, तो आप कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध योग होता है। आपकी चित्त वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं होता तब तक आप योग की अवस्था में नहीं आते। तो मैं तो कहना चाहूंगा, अपने मन को नियंत्रित करें। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो आपको देखो, निजात पाना है, कुछ तो आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो आपको अच्छी जल्दी रिजल्ट चाहिए। मैं इसकी बात करना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि आपका जो डायबिटीज का रोग है जल्द से जल्द समाप्त हो और आप पहले की तरह स्वस्थ जीवन जिए, आनंद पूर्वक जीवन जिए और आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का समृद्ध हो और आप अपना जीवन आनंद पूर्वक जिए। हम तो यही चाहते हैं। थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा। परहेज रखना पड़ेगा। जी हाँ, परहेज तो रखना। दूध और चाय में लोग आजकल शुगर को मेंटेन करने के लिए दवाइयां डाल लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि इसका सेवन बिल्कुल बंद कर दें? शुगर फ्री टैबलेट्स का, शुगर फ्री का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मधुमेह आरोग्य अमृत यूज करने से क्या कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ होता है? देखिए, मधुमेह आरोग्य अमृत एक आयुर्वेदिक दवा है। इसका ना यूज करने पर कोई साइड इफेक्ट होता है, यानी बुरा असर पड़ता है, न छोड़ने पर। अच्छा, तो हम तो ये कहना चाहेंगे, मधुमेह आरोग्य अमृत का जब आप सेवन करें उसके बाद आप समय समय पर चेकअप करवाते रहें और आपको पता चल जाएगा। हम तो यही कहेंगे और निश्चिंत रहिए, आप मधुमेह आरोग्य अमृत का सेवन कीजिए। चलिए, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस आप मधुमेह आरोग्य अमृत का सेवन करें। डायबिटीज नामक बीमारी को आप खुद अगर चाहें तो खुद आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो, और अगर आप चाहते हैं इस बीमारी से बाहर निकलना, तो बिल्कुल भी आप देर न करें। आप मधुमेह आरोग्य अमृत फौरन से आप इसे ऑर्डर करें, देर मत कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, एसएमएस कीजिएगा हमें। नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। हम यहाँ पर आचार्य जी लगातार डायबिटीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे खत्म हो। इस कारण हमने रोग मुक्ति अभियान, जैसे कि आपने बताया कि हमारी संस्था ने यहाँ पर शुरू किया है ताकि सब लोग इस रोग से बाहर निकल पाए। क्या कहेंगे आप इस संस्थान के बारे में? जी हाँ, संस्थान अपना प्रयासरत है। हम चाहते हैं कि कोई भी रोगी डायबिटीज का ना हो। हमारे संस्थान का लक्ष्य कोई प्रॉफिट कमाना नहीं, आपकी सेवा करना है। और हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को आपके सहयोग की आवश्यकता है और आपके सहयोग के बिना इस संस्थान का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। और जो भी आपके सगे संबंधी या परिचित लोग डायबिटीज के रोगी हैं, आप उनको जरूर बताएं कि संस्थान क्या कार्य कर रहा है। डायबिटीज जैसे रोग को समाप्त करने का पूरा प्रयास कर रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चांदनी चौक के हर चुनावी चाल पर होगी मेरी नजर। मैं आपको बताऊंगा उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। ईस्ट दिल्ली के चुनावी चूल्हे पर किसकी गले की दाल, देखिए मेरे साथ। नई दिल्ली की चुनावी फिजा में नया क्या है, मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में कितनी है तूफानी लहर। पश्चिमी दिल्ली में इस बार कैसी बह रही है चुनावी बयार, मैं बताऊंगा। जानेंगे दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लोगों की राय। आम जनता की आवाज, आम जनता का आक्रोश, आम जनता की राय, आम जनता की जरूरतें, आम जनता की मांग, आम जनता का हक, आम जनता का मतदान, आम जनता का फैसला। आम चुनाव 2014 पावर्ड बाय मॉनिट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी।
सहारा प्रणाम, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। मुंबई शक्ति मिल गैंगरेप मामले में तीनों दोषियों को धारा 376E के तहत फांसी की सजा सुना दी गई है। हम आपको बता दें कि मुंबई के महालक्ष्मी में शक्ति मिल कंपाउंड में 22 अगस्त 2013 को एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, जिसमें 5 लोग दोषी पाए गए थे, जिनमें से 4 बालिग और 1 नाबालिग हैं। फिलहाल महिला पत्रकार से सामूहिक दुष्कर्म, सजाए मौत का ऐलान, 3 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई। शक्ति मिल गैंगरेप में आज कोर्ट का फैसला आ गया। दोषी पहले ही ठहरा दिया गया था। समय संवाददाता वसीम हैदर हमारे साथ मौजूद। वसीम, महिला पत्रकार से गैंगरेप हुआ था, तीनों दोषियों को फांसी की सजा, कोर्ट का रुख बहुत कड़ा। बिल्कुल, कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि ये जो तीनों आरोपी जिन्हें फांसी की सजा दी जा रही है, कासिम बंगाली, विजय यादव और सलीम अंसारी, ये तीनों के तीनों की मानसिकता, शैतानी तौर पर उनकी मानसिकता है, ये पूरी तौर से क्रिमिनल है। इनको बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकेंगे। इससे पहले भी उन्होंने जो महिला पत्रकार के साथ फोटो जर्नलिस्ट का तो उन्होंने रेप किया था, उसके पहले भी इन्होंने रेप किया था, और उनकी जो कन्वोकेशन की बात की थी वो सुनने के बाद कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि ये जो हम सजा दे रहे हैं, ये समाज में कड़ा संदेश देने की सजा दी जा रही है कि दूसरे लोग भी इससे सबक ले और ऐसी घिनौनी हरकत करने से बचे। और साफ तौर पर कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाते हुए आज फैसला सुनाया। 3 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई है। एक जो व्यक्ति था सिराज रहमान, उसको उम्र कैद के साथ सुनाई, क्योंकि उसके मामले में यह साबित हुआ है कि इसने एक ही जो व्यक्ति है एक ही रेप किया है, जबकि ये लोग लगातार रेप अलग अलग लड़कियों के साथ किया करते थे। जी वसीम, ये आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, और इस वक्त आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सरकारी वकील ने क्या कुछ कहा, यह भी देखिए। आज 3 अभियुक्तों को कोर्ट ने एक फोटो जर्नलिस्ट पे रिपीटेड गैंगरेप करने के आरोप में फांसी की सजा फरमाई है। ये 3 अभियुक्त जिन्होंने पहले 31 जुलाई को एक टेलीफोन ऑपरेटर लड़की पे गैंगरेप किया था शक्ति मिल में, बाद में वही 3 आरोपी और उनके 2 साथियों, इन्होंने 22 अगस्त पर एक फोटो जर्नलिस्ट पे गैंगरेप किया था। वसीम हैदर हमारे साथ मौजूद है। वसीम, शक्ति मिल कंपाउंड में ये सनसनीखेज वारदात हुई थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला था मामला, बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर वर्डिक्ट आ गया, 1 साल के अंदर अंदर फैसला सुना दिया कोर्ट ने। सरकार ने साफ तौर से पहले कहते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा और लगातार केस चलता रहेगा। ये उसी का नतीजा कि साल भर के अंदर फैसला आ गया, और जो फैसला आया है बिल्कुल एक कड़ा संदेश देने के लिए फैसला आया है। और जिस तरह से कोर्ट में अगर जज साहबा की बात की जाए, उन्होंने अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से इनके कन्वोकेशन की बात की गई है, और जिस तरह से पूरा के पूरा जो मामले को जब फैसला सुनाते हो तो उन्होंने कहा है कि ये जो आरोपी है ये बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है, लगातार ये इस तरह के रेप करते रहते हैं, और हमें समाज में कड़ा संदेश देना है। निर्भया के बाद ये पहला ऐसा मामला है जिसमें फांसी की सजा दी गई है, और किसी व्यक्ति, कोई महिला की मौत नहीं हुई है, लेकिन जिंदा व्यक्ति अब एक फांसी देख पाएगी उसके साथ जिस तरह से रेप हुआ है। जी वसीम, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मुंबई गैंगरेप में सजा का ऐलान, 3 दोषियों को फांसी की सजा कोर्ट ने सुना दी। सहारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। खास पेशकश पॉलिटिकल पारा में आपका स्वागत है। 2014 चुनावों को लेकर अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उनमें कांग्रेस की हालत खस्ता बताई जा रही है। राहुल गांधी का जादू नहीं चलता दिखाई दे रहा, और जयराम रमेश जैसे नेता तो पार्टी नेतृत्व पर आम जनता से संवाद बनाने में नाकाम रहने की बात तक कह चुके हैं। ऐसे नाजुक वक्त में कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के संकेत देकर माहौल को और ज्यादा गर्माने की कोशिश की है। बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या प्रियंका के मैदान में उतरने से कोई फर्क पड़ेगा? क्या प्रियंका कांग्रेस को बचा पाएंगी? आज चर्चा इसी बड़े मुद्दे के इर्द गिर्द। कांग्रेस के कई बड़े नेता मान चुके हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जादू नहीं चल रहा। शायद यही वजह है कि अब तक के तमाम चुनावी सर्वों में कांग्रेस को इतिहास की सबसे कम सीटें मिलने जा रही हैं। लिहाजा कांग्रेस को बचाने के लिए अब प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की चर्चा जोरों पर है। नहीं चल पा रहा राहुल का जादू, सक्रिय राजनीति में आएंगी प्रियंका। क्या कांग्रेस को बचाएंगी प्रियंका? प्रियंका बनेंगी कांग्रेस की तारणहार।
प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें एक बार फिर से गर्म हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने संकेत दिए हैं कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि प्रियंका के पिता राजीव गांधी ने 1990 में प्रियंका की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में उन्हें बताया था। प्रियंका गांधी राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकती है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रियंका की राजनीतिक क्षमता और रुचि के बारे में 1990 में मुझे बताया था। जनार्दन द्विवेदी के इस बयान के बाद प्रियंका के जल्द ही सक्रिय राजनीति में कदम रखने की अटकलें शुरू हो गई। प्रियंका गांधी 1999 से अपनी मां सोनिया के चुनाव क्षेत्र रायबरेली और भाई राहुल गांधी की सीट अमेठी से चुनाव प्रचार करती रही हैं। यही नहीं, 2014 आम चुनावों के लिए पार्टी की चुनावी रणनीति, राहुल के चुनावी दौरे, उम्मीदवारों के चयन, मीडिया मैनेजमेंट से लेकर ब्रांड राहुल के तौर पर राहुल की छवि निखारने में भी प्रियंका अहम भूमिका निभाती रही है। लेकिन अब उन्हें भी चुनाव मैदान से उतारने की डिमांड तेज हो गई है। वो ए नेता को लाए, बी को लाए, राहुल को लाए या प्रियंका जी को लाए, वो किसी को लाए, ये उन्हीं की पार्टी है। अभी इस समय तो लोग कांग्रेस से छुटकारा चाहते हैं, इसलिए कोई कांग्रेस को नहीं बचा सकता। प्रियंका गांधी लोग चाहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, और लोग चाहते हैं विकास, लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार और महंगाई से छुटकारा, और लोगों को पता है कि एक ही आदमी इससे छुटकारा दिला सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले चुनावों में पीएम के तौर पर मोदी का पुरजोर समर्थन करने वाले योग गुरु रामदेव ने कांग्रेस को ऐसा डूबता जहाज करार दिया है जिसे प्रियंका गांधी भी नहीं बचा सकती। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और ऐसे में उस जहाज पर का जो भी कैप्टन बनेगा वो जहाज भी डूबेगा और कैप्टन भी डूबेगा। अब उसके तैरने की संभावना नहीं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनार्दन द्विवेदी जैसे कांग्रेस के पुराने नेता चुनाव के नाजुक वक्त में प्रियंका को आगे लाने की गुहार क्यों कर रहे हैं? कहीं ये युवा राहुल के नेतृत्व पर कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ नेताओं का प्रहार तो नहीं? सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस का युवा नेतृत्व चुनावी रणनीति में पुराने नेताओं को साइडलाइन कर रहा है? सवाल ये भी है कि इस बात की क्या गारंटी है कि प्रियंका गांधी मोदी को टक्कर देने में राहुल से बेहतर साबित होगी? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा साहब मौजूद हैं। कांग्रेस नेता विभाकर शास्त्री हमारे साथ होंगे। कपिल मिश्रा नेता आम आदमी पार्टी, सीपी राय नेता समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथ मौजूद हैं। पात्रा साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जनार्दन द्विवेदी कह रहे हैं कि उनको राजीव गांधी ने इनकी पॉलिटिकल क्षमताओं के बारे में बताया था, अगर ये चुनावी मैदान में आती हैं तो सब कुछ बदल सकता है, कांग्रेस की नैया पार हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इनको अगर राजीव गांधी जी ने सब कुछ बताया था कि प्रियंका गांधी जी में इतने विलक्षण लक्षण हैं राजनीति में आने के, तो ये अब तक क्यों बैठे हुए थे? जिनके बारे में नहीं बताया था उनको क्यों लेके आ गए थे? राहुल गांधी के बारे में तो कुछ नहीं बताया था, उनको क्यों लेके आए थे? और अब जब सब कुछ डूबने वाला है, टाइटैनिक बिल्कुल डूबने वाला है, तब ये बोल रहे हैं हम कैप्टन बदलेंगे। अब चाहे कैप्टन आ जाए या पूरा कैप्टन का कुनबा आ जाए, टाइटैनिक को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सोच भी सामने आ रही है कि बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। कांग्रेस में भी जनार्दन द्विवेदी का दर्द निकलकर सामने आ रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। देखिए, हमने कई बार दिग्विजय जी के मुख से भी सुना है और जो सुगबुगाहट रही है कि 3 पावर सेंटर हो गए हैं कांग्रेस के अंदर। एक तो सोनिया जी का पावर सेंटर, दूसरा मनमोहन जी का पावर सेंटर और एक राहुल जी का पावर सेंटर। तो तीनों पावर सेंटर के बीच जिस प्रकार एक संवादहीनता की परिस्थिति उपजी है, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस उससे बहुत बुरी तरह त्रस्त है। हमने देखा था कुछ दिनों पहले किस प्रकार से एक ड्रामा खेला गया था, नॉनसेंस वाला ड्रामा, जिसमें राहुल गांधी जी बिल्कुल एक स्क्रिप्ट के अंतर्गत नाराज होकर आते हैं और तुरंत कागज फाड़ के अपने ही प्रधानमंत्री के ऊपर आक्रमण करके निकल जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक टकराव तो जरूर हो रहा है कांग्रेस के अंदर, मगर ध्यान रखने वाला विषय है कोई सब्स्टिट्यूट इनके पास नहीं है। और जब सब्स्टिट्यूट नहीं होता है तो टकराव का अंत कभी भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं होता है। और इसीलिए आज चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका जी हो, किसी के आने से भी कोई आशा दूर दूर तक कांग्रेस में नहीं दिख रही है। कपिल मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के वक्ता हैं, अपनी राय बेबाक तरीके से रखते हैं। कपिल, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, जनार्दन द्विवेदी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी आएंगी तो उसके बाद नैया पार हो जाएगी, माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। और राजीव गांधी ने उनकी पॉलिटिकल विल के बारे में पहले बता दिया था, कितना उनमें समर्थ है पॉलिटिकल। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है,
कभी वो आएंगी, जब आएंगी तब क्या होगा, ये तो एक कल्पना की बातें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्दों पर उनका स्टैंड क्या रहा है। उनके अपने पतिदेव हैं रॉबर्ट वडेरा जी, उनके भ्रष्टाचार के बारे में क्या स्टैंड है, और गांधी परिवार के बाकी सब चीजों के बारे में या कांग्रेस के अन्य भ्रष्ट नेताओं के बारे में अभी तक कोई स्टैंड ना लिया हो, कभी कोई पोजीशन नहीं ली हो, किसी को कोई घोटाला करने से रोका नहीं हो। ऐसा ही तो देश की जनता ने देखा है। और दूसरी बात यह है कि अब लोग बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, अब व्यक्ति महत्वपूर्ण रह नहीं गए। अब महत्वपूर्ण है मुद्दे, वंशवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, काला धन, कैसे महंगाई, बेरोजगारी, ये सब दूर होगा इस देश से। आदिवासियों के साथ, किसानों के साथ जो समस्याएं हैं उन पर क्या निर्णय होगा। तो मेरे को ये लगता है कि ऐसा एक जुमला छोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा जो भटक रहे हैं कांग्रेसी, छोड़ कर भी जा रहे हैं, उनको थोड़ी हिम्मत देने की कोशिश शायद ये लगती है। लेकिन कांग्रेस अब लोगों के दिमाग में ये वाला चुनाव तो हार चुकी है और इस वक्त लोगों को ये मालूम है कि अब कोई कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा कुछ वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह गई है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ ऐसा होता हुआ भी नहीं दिख रहा कि कोई लीडरशिप चेंज होगा। लीडरशिप क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं और मुद्दों से, इस देश की सबसे प्रमुख समस्याओं की जड़ में कांग्रेस पार्टी है। तो मुझे लगता है एक लंबा समय लगेगा कांग्रेस को इससे उबरने में, अगर कोई इच्छा शक्ति होगी उबरने की तो। और उसमें भी पहले बहुत सारे गंभीर सवालों के जवाब देने होंगे नए नेतृत्व को। सीपी राय साहब मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता। राय साहब, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। जनार्दन द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी आएंगी और उनकी आंधी से सब कुछ सही हो जाएगा, कांग्रेस अपनी नैया को पार लगा लेगी। जनार्दन द्विवेदी जी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनके कमेंट पर मैं क्या कमेंट करूं, ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये कांग्रेस पार्टी तय करे कि उनके यहां कौन आएगा, कौन नैया पार लगाएगा, कांग्रेस पार्टी की नैया पार होगी या नहीं होगी। क्योंकि पिछला 10 साल केवल घोटालों का साल रहा है। जब भी कांग्रेस पार्टी की चर्चा हुई तो विभिन्न घोटालों के लिए हुई है और अभी भी घोटालों की उस चर्चा के बीच ही ये चुनाव शुरू हो गया है। तो घोटालों की चर्चा में कांग्रेस पार्टी की नैया कैसे पार होगी, इसके बारे में तो खैर वो कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति होगी, उस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं। हम तो ये बता सकते हैं कि नौजवानों की जो नई फौज आई है राजनीति में, इनमें अगर कोई आदमी सार्थक नेतृत्व दे रहा है और कोई आदमी अपनी अस्मिता, अपनी सोच, अपने चिंतन और अपने भविष्य के प्रति अपने दृष्टिकोण, अपने मजबूत फैसलों के लिए जाना जाता तो उसका नाम अखिलेश यादव है। और उसके सामने इस नई पीढ़ी का कोई नेता आने वाले टाइम में टिक नहीं पाएगा। पात्रा साहब, कटाक्ष वाली स्माइल थी फिर आपके चेहरे? नहीं, वो स्माइल तो नहीं, बिल्कुल हंसी ही थी जब इन्होंने कह दिया। देखिए, अखिलेश जी युवा नेता तो थे, हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर ऐसे युवा नेता है जिसके पिता ही उनको हर दूसरे दिन डांटते रहते हैं कि कुछ काम नहीं करते हो, बर्बाद कर दिया है, सब कुछ गला सड़ा दिया है। तो जिसके पिता ही विश्वास नहीं करते हैं उस पर हम कैसे विश्वास करें। और दूसरा विषय देखिए कि इस प्रकार बहुत ओब्लिकली ठीक है सर, एक सेकंड सीपीजी, ये संस्कार वाली पार्टी है। नहीं, वो संस्कार तो हम देख रहे हैं कि लोग वाली पार्टी है, बिल्कुल संस्कार वाली है, मगर शायद वो गुंडागर्दी के संस्कार सिखाते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि उनके पिता ने उनको टोका, तो क्या पिता अपने बेटे को नहीं टोकेगा? नहीं, बिल्कुल अपने बंद दरवाजे में टोकते हैं सर, पब्लिक में टोक रहे हैं, अर्थात विश्वास नहीं है। सर सुन तो लीजिए पूरा, आपका मैं बहुत सम्मान कर रहा हूं, मगर जब पब्लिकली पिता ही विश्वास नहीं कर रहा है तो वो कैसे नेता हो सकते हैं? दूसरा ये आपका विषय है, मगर जिस विषय पर हम आ रहे थे, देखिए स्वाभाविक है कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो मित्र आए हैं उनके मित्र हो सकते हैं जनार्दन द्विवेदी, मगर जिस प्रकार का सॉफ्टनेस उन्होंने दिखाया है कांग्रेस का अंदरूनी मामला बोल के, वही सॉफ्टनेस नेताजी भी दिखा रहे हैं ये कहकर कि नहीं हम अमेठी और रायबरेली में कोई ओपोनेंट। मैंने घोटालों का जिक्र भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप भी तोते से बहुत डरते हैं? जो पिंजरे में तोता बंद है उसके लिए ऐसा हो रहा है? कौन तोता? फांसीवाद से, हम फांसीवाद के कारण ही चला है संसार पूरा। फांसीवाद से लड़ रहे हैं हम, आपके द्वारा लाए गए फांसीवाद से लड़ रहे हैं पात्रा जी। नहीं, वो फांसीवाद से कोई नहीं लड़ रहा है सर। पूरी फौज लेकर के अयोध्या में पूछ कर रहे थे, तोते का कमाल है, लेकर के आए होते तोता नहीं होता ना, तो अभी देखिए रायबरेली से भी आप लड़ रहे होते। हमने तब तो आप ही के लोग आपके खिलाफ लड़ रहे हैं पात्रा जी। आपके बहुत वरिष्ठ नेता है जसवंत सिंह जी,
जो रक्षा मंत्री रहे देश के और बहुत बड़े। चलिए थोड़ा सा मुद्दे से डाइवर्ट हो रहा है। पात्रा साहब, जयराम रमेश साहब ये भी कह रहे हैं, जयराम रमेश भी वरिष्ठ नेता हैं, उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो लोगों से संवाद बनाने में नाकाम रहे हैं। नहीं, ये तो जयराम रमेश जी क्या, अभी थोड़े दिन पहले पीसी चाको जी ने तो बलि का बकरा भी ढूंढ लिया था। पीसी चाको जी थोड़े दिन पहले पीसी करके खुद कह रहे थे कि देखिए हो सकता है, अंग्रेजी में जो शब्द कहा था मैं बता दूं, कांग्रेस में टेक अ हिट इन 2014, मतलब हिट विकेट होकर आउट हो सकती है। वो खुद पीसी चाको जी कह रहे थे। और एंड दिस इज बिकॉज, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है अपने विषयों को सही रूप से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं मीडिया के सामने। तो देखिए कांग्रेस ने एक तरह से अपनी संवादहीनता का विषय को बार बार स्वीकार कर लिया है। पीसी चाको ने स्वीकार किया, खुद जयराम रमेश जी ने स्वीकार किया है, यदा कदा दिग्विजय सिंह भी स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरा है कि बलि का बकरा अभी से ढूंढ के रेडी रखा गया है कि 2014 के 16 मई के पश्चात किसके नाम को आगे करके, जैसे नरसिम्हा राव को भुला दिया गया था, मनमोहन सिंह जी के साथ क्या किया जाएगा, बेचारे मनमोहन सिंह खुद जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं। जी, सीधे चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास। हमारे साथ दीक्षित सोनी अहमदाबाद से और एहतराम अली मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ आम लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले एहतराम आपके पास आएंगे, मुंबई कर आपके पीछे खड़े हैं, मुंबई की जनता आपके पीछे खड़ी है, क्या कहते हैं, प्रियंका आएगी तो लाज बचा लेगी, नैया पार करा देगी? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले भूपेश ये कहना चाहूंगा, राजनीति में सब कुछ जायज है, साम दाम दंड भेद। एक मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहती है कांग्रेस पार्टी। मुंबईकर से ही जानने की कोशिश करते हैं कि प्रियंका गांधी क्या आपको लगता है कांग्रेस की लाज बचा पाएंगी? हाँ, बचा सकती हैं। कैसे? वो अगर फील्ड में सामने से अगर आकर के प्रचार करें, सामने जिसे राहुल का नाम दिया गया है वैसे उम्मीदवारी उनको दी जाए कहीं से, तो अच्छा कम से कम 30% का वोट बढ़ेगा। आप बताएं। नहीं, मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे। अभी तो हाल ये है कि अगर खुद महात्मा गांधी भी आ जाए यहाँ पे तो भी कांग्रेस की नैया पार नहीं करा सकता है, क्योंकि अभी मुद्दा नेतृत्व का नहीं है, ये भ्रष्टाचार का है और घपलों का है। आप एक्चुअली लोगों को ही समझना चाहिए कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, ये जो व्यक्ति पूजा है, व्यक्ति पूजा लोगों ने करनी नहीं चाहिए। और हर एक ने आम आदमी से, कौन सा आदमी हो, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन से भी आम आदमी जो खड़ा रहता है उसको चुन के रहना चाहिए। आपको लगता है कि प्रियंका 30% आप बोल रहे हैं बड़ा पाएंगे? अभी फिलहाल में जो लोग बोलते हैं कि भाजपा का है, तो भाजपा के हिसाब से हम नहीं बोल रहे। अगर ये प्रियंका गांधी ये नए शुरू से मैंने कांग्रेस को जिंदा रखना चाहती हैं तो कांग्रेस फिर अच्छा खेले। आपको लगता है इंदिरा गांधी जैसे गट्स है? जरूर है उनके अंदर, और वो अगर राहुल गांधी को सामने रखते हैं खड़ा करके तो श्योर वही आएंगे जीत के। प्रियंका गांधी में आपको लगता है क्या क्या चीजें सिमिलरिटी लगती है? देखिए, पहली बात इंदिरा गांधी की डिट्टो कॉपी है, दूसरी बात ऐसा हमारी सोच है कि वैसा काम भी करके वो दे सकती हैं। वाड्रा के ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है। अभी आम आदमी जाग चुका है, उनको पता है कि इन्होंने कितना घपला किया है, देश को पूरा खोखला कर दिया है। तो अभी हमको जो चाहिए वो दूसरा गवर्नमेंट चाहिए, मतलब एक चेंज के बिना ये आगे चल नहीं पाएगा, नहीं तो वही भ्रष्टाचार का सिलसिला आगे जारी रहेगा। प्रियंका गांधी में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के विषय में बोलने का इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई देता है, यहां पर यह भी लोगों का कहना है। पात्रा साहब हमारे साथ मौजूद है। पात्रा साहब, ऐसा है? देखिए, ये जो हिंदुस्तान है, आपने इसको क्या सोच रखा है कि कोई प्रियंका गांधी जो है अगर इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं तो लोग उन्हें वोट दे देंगे? अब वो जमाना चला गया है, अब जमाना आ गया है गवर्नेंस का, अब जमाना आ गया है परफॉर्मेंस का, अब जमाना है डेवलपमेंट का। इन्हीं मुद्दों पर अब इलेक्शन होंगे, इन्हीं मुद्दों पर हिंदुस्तानी वोट करेंगे। कौन किसके तरह दिखता है, कौन किसकी तरह चलता है, ये कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी है। इतना बड़ा देश चलना है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सीरियस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और अब तक देखिए प्रियंका गांधी जी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। वो कांग्रेस के अंदर नेता जरूर रही होंगी, कांग्रेस के अंदर कुछ भी कर रही होंगी, ये देश का विषय नहीं है। ये देश का विषय है कि क्या किसी पद पे वो अभी तक रही है, क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाया है। अगर ये सब कुछ नहीं किया है तो स्वाभाविक रूप से वो मैदान पर आए, वो पार्टिसिपेट करे, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। मगर उसके आधार पर अगर वो सोच रही है कि डूबते नैया को पार लगा देंगी तो मुझे लगता है ये हास्यास्पद है। चलिए जवाब लेते हैं सीधा। हमारे साथ कांग्रेसी नेता विभाकर शास्त्री जी भी मौजूद हैं। शास्त्री साहब, आपका क्या मानना है? यह कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अगर मैदान में उतरती है और उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं। कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी तो इसमें इतनी बेचैन होने की क्या जरूरत है?
इनको क्या इन लोगों को क्या आपत्ति आ रही है? नहीं, विषय आपत्ति का तो बिल्कुल ही नहीं है। विषय ये उठ रहा है कि क्या प्रियंका गांधी जी देश के बागडोर को संभाल लेंगी? प्रश्न तो ये पूछा जा रहा है। क्या वो कांग्रेस के डूबते हुए नैया को बचा लेगी? वो प्रचार तो पहले भी करती थी, इस पे आपत्ति हमें तो बिल्कुल नहीं है। जो घर के अंदर आपका विषय ये तो आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस की नैया डूब रही है। हम लोग को तो ऐसा नहीं लग रहा है, कांग्रेसियों को तो नहीं लग रहा है, जनता को तो ऐसा नहीं लग रहा है, देश में ऐसा कोई माहौल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस की नैया डूब रही है तो ये आप सोच सकते हैं, आप यू आर एंटाइटल्ड फॉर योर ओन परसेप्शन। नहीं सर, लेकिन ये हमें नहीं लग रहा है, सिर्फ ये पूरे देश को लग रहा है कि आपकी नैया का क्या हो रहा है। तभी तो आपके जो कैंडिडेट है नॉमिनेशन भी फाइल कर देते हैं और उसके पश्चात 2 दिन बाद वो बीजेपी में या किसी और पार्टी में चले जाते हैं। ये डूबते नैया के लक्षण हैं, उगते हुए सूरज के लक्षण नहीं है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हर राजनीतिक दल में होता है। कोई किसी का प्रत्याशी कहीं चला जाता है, इसकी कोई इतना बड़ा संकेत नहीं है कि नैया डूब रही है। आपका भी कोई प्रत्याशी हमारी पार्टी में आ सकता है, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। शास्त्री जी, क्या आप कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बेहतर हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हर कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत सालों से चाहता था इस बात को कि प्रियंका जी और राहुल जी दोनों कांग्रेस के लिए आए। और आज का जो माहौल है सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं को यह मानना है कि प्रियंका जी को भी आगे आना चाहिए। कपिल, आप काफी देर से हाथ उठाने कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका रिएक्शन इस पर? भूपेश जी, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि प्रियंका गांधी जी को बड़ी जिम्मेदारी। ये बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस में क्या होती है? बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे थे कि राहुल गांधी जी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो फिर वो महासचिव बने, फिर उसके बाद भी हल्ला मचता रहा, नहीं अभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है तो उपाध्यक्ष बने, फिर हल्ला मचा बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, पर वो बनते बनते रह गए। अब प्रियंका गांधी जी को बड़ी जिम्मेदारी, मेरे को लगता है कांग्रेस में एक ही बड़ी जिम्मेदारी रह गई है, वो है ताबूत में आखिरी कील ठोकने की। या तो प्रियंका जी ठोक देंगी या राहुल जी ठोक देंगे, और कोई जिम्मेदारी मुझे तो लगता नहीं इस डूबती हुई कांग्रेस में बची है। इस डूबती हुई कांग्रेस में ताबूत में आखिरी कील ठोकने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी नेता कपिल मिश्रा ने। इस पर जवाब लेंगे कांग्रेसी नेता का। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ तमाम राज्यों में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, उनके साथ लोग भी मौजूद हैं, उनका भी रिएक्शन लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे आप चलते रहिए समय के साथ। यूज करो निशा कलर परफेक्ट। ये दे बालों को नेचुरल लुक, डीप शाइन और अल्ट्रा सॉफ्टनेस सिर्फ 30 मिनट में। निशा कलर परफेक्ट हेयर कलर क्रीम। वासना को प्रेम समझकर अधिकांश युवतियां भ्रमित होकर अपने जीवन को नर्क बना रही है। पूरे परिवार को सच्चाई का दीदार कराता दर्पण है। अब तो चुनाव का एक भरोसेमंद चेहरा SY कुरैशी, पत्रकारिता का मजबूत स्तंभ हरिवंश, राजनीति के चाणक्य अजय सिंह, सियासी नब्ज की मर्मज्ञ पूर्णिमा त्रिपाठी, दलित पॉलिटिक्स के पंडित बद्री नारायण, अर्थशास्त्र के कौटिल्य अरविंद मोहन, आम चुनाव की सबसे अनुभवी टीम और अनुभवी एंकर्स दिनेश गौतम और अलका सक्सेना के साथ देखिए निष्कर्ष रात 9 बजे समय पर। पावर्ड बाय मोनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। हमारा आज का सवाल है, प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से क्या कांग्रेस को फायदा होगा? अगर आपकी राय हाँ में है तो टाइप करें #Y और अगर ना में है तो टाइप करें #N और इसे भेज दें 59090 पर। हम सब हैं एक साथ। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। एक स्पर्श मखमली सा महसूस किया अभी। हूँ मैं वही या कोई जादू तुम चलाते हो? तुम ही तो हो जो मुझे खूबसूरत बनाते हो। बस नंबर 1
ब्लीच, नेचर्स एसेंस गोल्ड ब्लीच, सुनहरा एहसास खूबसूरती का। में जादू चला राजेश मसाला का स्वाद बढ़ाए, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए, राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस पार्टी में बढ़ती भूमिका से उनके सक्रिय राजनीति में आने की संभावनाएं तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी और भाई राहुल गांधी के सहयोग के रूप में अभी तक प्रियंका की भूमिका अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित रही थी, लेकिन बदलते दौर में प्रियंका को पार्टी में होने वाले बड़े फैसलों में भी भागीदार बनाया जा रहा है। देश में चुनावी माहौल चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में सबसे ज्यादा डिमांड प्रियंका गांधी वाड्रा की हो रही है। इलाहाबाद के लोगों ने तो उन्हें अपने शहर से चुनाव लड़ाने की भी मांग कर डाली थी। जनता के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी ज्यादा लोकप्रियता को देखकर प्रियंका को पार्टी में बड़ा रोल दिए जाने पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। अब इस चुनाव के बारे में ये कहना कि प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो चमत्कार हो जाएगा, हम चमत्कार पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, प्रियंका गांधी आगे कांग्रेस को उबारने में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन इस चुनाव में वो कुछ चमत्कार कर पाएंगे ऐसा हमको लगता नहीं है। प्रियंका गांधी जी को उतारने का कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी तो पहले से ही गांधी परिवार में है और वो आज से नहीं हमेशा से राहुल गांधी जी का, अपनी माता जी सोनिया गांधी जी का चुनाव प्रचार करती रही हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को प्रियंका के अंदर उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई देता है। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने पहले बेटी के रोल में, फिर मां के रोल में और अब राहुल की बहन के रोल में खुद का सफल चरित्र पेश किया है। राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी की व्यस्तता के कारण दोनों के चुनाव क्षेत्र का चुनाव प्रचार और कामकाज देखने वाली प्रियंका को अब दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भेजे जाने की पुरजोर डिमांड भी आने लगी है। जब सोनिया और राहुल नहीं बचा पा रहे हैं तो प्रियंका क्या बचाएगा? और अपने मन में कोई कांग्रेस ठान ले तो इसी से कांग्रेस की हालत पता लगती है कि कांग्रेस की हालत कितनी खराब है। कि राहुल और सोनिया जिसको नहीं बचा पा रहे वो प्रियंका को ला रहे, अब वो अपने लाए जिसको लाना है, लेकिन अब कांग्रेस किसी के बचाए नहीं बच रही। प्रियंका की सीमित सियासी भूमिका को जल्द ही बड़ा किया जाएगा, ये तो तय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रियंका की भूमिका कहीं राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को प्रभावित न कर दे। बड़ा सवाल ये भी है कि प्रियंका राहुल से बेहतर है, इस बात के प्रमाण क्या हैं? कहीं ये कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं का युवा राहुल पर प्रहार तो नहीं है? इस समय दिल्ली से आलोक द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस मसले पर हम लोगों की राय भी जान रहे हैं। सीधा चलेंगे कोलकाता, जहां पर हमारे संवाददाता रजनीश कुमार मौजूद हैं तमाम लोगों के साथ। रजनीश, कांग्रेस का कहना है कि प्रियंका गांधी आएंगी तो उसके बाद एक आंधी आएगी और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है, उसको पार लगाने में कामयाब रहेंगी। लोगों की राय? देखिए, जिस तरह से चर्चा हो रही है, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आने की वकालत कर रहे हैं। इसका क्या कुछ असर होगा? लोग क्या कुछ सोचते हैं? कोलकाता के तमाम सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। अगर आपसे हम बातें करें, प्रियंका गांधी अगर सक्रिय राजनीति में आती है तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा? हाँ, मुझे लगता है कि जरूर फायदा होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की जो इमेज बनी हुई है पूरे देश में, वो एक कमजोर नेता के रूप में बनी हुई है और महिला सशक्तिकरण का दौर है। तो मुझे लगता है कि जरूर सोनिया गांधी को आगे, प्रियंका गांधी को आगे करके कांग्रेस को कुछ सीटों का फायदा तो हो ही सकता है। क्या कांग्रेस को प्रियंका बचाएगी आपकी नजर में? देखिए, कांग्रेस का जो हालत है, अभी कोई एक नेता या दो नेता के लिए बचाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर प्रियंका गांधी आए तो मेरे ख्याल से काफी कुछ सुधार हो सकता है। क्या कांग्रेस को प्रियंका बचा सकती है आपकी नजर में? ऑफकोर्स बचा सकता है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस का जो हालत जो है वो एकमात्र तो प्रियंका ही उसमें जो हालत जो ठीक से पकड़ेगा। और उसमें जो अभी कमिंग गवर्नमेंट जो आएगा, कमिंग गवर्नमेंट के लिए प्रियंका का बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, प्रियंका को इस समय लाने का उद्देश्य आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है कि जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, हर सर्वे में दिख ही रहा है कि कांग्रेस की बहुत बुरी पराजय होने वाली है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि एक नया फ्रेश एंगल जोड़ने के लिए प्रियंका गांधी का नाम आगे कर रहा है, ताकि लोगों का विचार आए और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी तो उससे बेनिफिट होगा कांग्रेस को। आपकी नजर में क्या उद्देश्य हो सकता है प्रियंका को आगे लाने का? प्रियंका को आगे लाने से जो उसको स्ट्रॉन्ग, उसको ऐसा जो है वो बहुत अच्छा नेत्री है, इसलिए बोल रहा है जो वो आने के लिए कांग्रेस को सुविधा होगा और उसका साथ गवर्नमेंट जो आएगा, कमिंग गवर्नमेंट में आएगा, उसको भी बहुत सुविधा होगा। आप क्या सोचते हैं प्रियंका को लाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? प्रियंका लाने के उद्देश्य यही होता है जो कांग्रेस का जो हाल है, ये अभी जो नया चेहरा है और प्रियंका का जो मैंने प्रियंका अच्छा कोई करेगा या कुछ उसके सीट पर आएगा, इसीलिए चक्कर में आएगा शायद। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की नैया पार लगा सकती है? देखिए, कांग्रेस का जो ट्रेडिशन है गांधी परिवार का, तो काफी कुछ उसका बलिदान है, उसके लिए सैक्रिफाइस किया है। तो अगर प्रियंका गांधी आएगा तो अगर वो उसके मीन्स कांग्रेस की स्थिति हो सकती है। सीधे चलेंगे अहमदाबाद। हमारे संवाददाता दीक्षित सोनी काफी देर से वहां पर मौजूद हैं आम जनता के साथ। दीक्षित, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस और कोई भी आ जाएगा कैप्टन के तौर पर नहीं बचा पाएगा, लेकिन लोगों का यह कहना है कि कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो सकता है कांग्रेस को अगर प्रियंका गांधी बागडोर संभालती हैं तो। अगर अहमदाबाद की जनता की बात करें, गुजरात की जनता की बात करें, उनकी राय? बिल्कुल भूपेश, हम सीधे बात करते हैं अहमदाबाद की जनता से ही। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, अगर प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाता है, कांग्रेस को क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो प्रियंका गांधी कांग्रेस परिवार की एक ऐसी राजनेता हैं जिनके अंदर उनके दादी माँ हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय इंदिरा गांधी की छवि दिखाई पड़ती है, और अगर वो उनको चुनाव में उतारा जाए तो देश के युवाओं के लिए यूथ आइकॉन बन सकती हैं। और देश में जो मतलब कांग्रेस की छवि खत्म होती जा रही है, खराब होती जा रही है, वो और मोदी का नाम होता जा रहा है, उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल प्रभाव पड़ सकता है। अर्षद भाई, आप क्या मानते हैं? कांग्रेस के प्रचार में बदलाव भी आएगा, गर्मी भी आएगी, साथ में कांग्रेस की डूबती नैया को सहारा भी मिलेगा। लाखों महिला याद करती है कि अगर इंदिरा गांधी जैसी इनकी छवि प्रियंका गांधी में होती है तो जरूर भारतीय राजनीति में बदलाव जरूर आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं डूबती नैया को उगारने में जरूर मदद मिलेगी। आप क्या मानते हैं, क्या मदद मिलेगी? अभी मोदी जी आगे बढ़ गए हैं, उनके पीछे प्रियंका गांधी का कहीं कुछ भी नहीं चलेगा, बहुत आगे बढ़ गए। मोदी जी काफी आगे बढ़ गए। आप लोग काफी सारे युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप क्या मानते हैं, प्रियंका गांधी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देखा जाता है राहुल गांधी जिसको उन्होंने पहले प्रचार में उतारा है अपने पार्टी में, उसने भी काफी सारा वो किया है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो प्रियंका तो जो नहीं है वो आएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप क्या मानते हैं? देखिए, युवा जो है वो व्यक्ति विशेष नहीं पर मुद्दों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही है, तो यहाँ पे चुनाव जो है वो व्यक्तियों के आधार पर नहीं पर मुद्दों के आधार पर जीता जा सकता है। यानी मुद्दे क्या काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। आप क्या मानते हैं, प्रियंका को मैदान में उतारा जाएगा तो राहुल गांधी की छवि पर उसका क्या असर रहेगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को ही अगर राहुल गांधी पर विश्वास नहीं रहेगा तो लोगों को तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि खुद पार्टी ही राहुल गांधी पर अगर विश्वास नहीं करेगी तो फिर लोग तो कैसे कर पाएंगे। तो राहुल गांधी पर से पार्टी का विश्वास अगर उठ जाएगा तो लोगों को कैसे विश्वास रहेगा, ये भी राय है। सीधे चलेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विभाकर शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री साहब, यहां पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अच्छी वोट परसेंट में इजाफा हो सकता है अगर प्रियंका गांधी सामने आती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनका यह कहना है कि बड़ी जिम्मेदारी यही होगी कि अब कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील कौन ठोकेगा, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? देखिए, आम आदमी पार्टी की तो आप लोग बात ना करें, वो ज्यादा अच्छा है, चर्चा लायक ही नहीं आम आदमी पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से वो दिल्ली से शासन छोड़ के भागे हैं ये सारी दिल्ली की जनता जानती है और सारी देश की जनता जानती है। तो अब ये कहना कि आम आदमी क्या कहेगा क्या करेगा उसकी कोई बात नहीं है। और जहां तक अभी मैं भी सुन रहा था, आपने अभी अहमदाबाद और कलकत्ता और हर जगह से लोगों की बात सुनी, लोगों के राय लिए, ज्यादातर लोगों की राय यह है कि प्रियंका गांधी जी अगर आएंगी तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का जो दोनों मिलकर अगर इस वक्त प्रचार करेंगे तो कांग्रेस को बहुत बहुत शक्ति प्राप्त होगी। कपिल, आप किसी गिनती में नहीं है ये कहा जा रहा है, आपकी बात ही ना करी जाए तो ये ठीक है क्योंकि आप दिल्ली से भाग गए थे।
एक बार शीला दीक्षित जी से फोन करके पूछ लीजिए हम कौन सी गिनती में आते हैं। कांग्रेस को खत्म कर दिया दिल्ली से हमने, दोबारा चुनाव कराने के लिए इन दोनों पार्टियों में हिम्मत नहीं बचती है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बंटी और बबली की जोड़ी है जो अमेठी के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब ये बंटी बबली की जोड़ी पूरे देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश को मालूम है कि रॉबर्ट वडेरा से इनका क्या रिश्ता है, जिसको ये सरकार चलाना कहते हैं। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, देश में दंगे, ये सब चीजों को आप सरकार चलाना कहते हैं। इमरजेंसी से लेकर 84 के दंगों से लेकर 2G, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सलमान खुर्शीद जैसे लोगों के कारनामे, और ये राहुल गांधी की चुप्पी, संसद में 10 साल में कुछ ना बोलना, किसी मुद्दे पर कभी खड़े ना होना, और प्रियंका गांधी अपने भ्रष्ट पति के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। और ऐसे बंटी बबली वाली कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि देश की जनता उसे वोट देगी, 16 तारीख को कांग्रेस इस देश में वैसी खत्म हो जाएगी जैसे दिल्ली में खत्म हुई थी। कपिल जी, तभी आपके प्रत्याशी सलमान खुर्शीद जी के सामने से अपना पर्चा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। चलिए इस चर्चा को यहां पर हम थोड़ी देर के लिए विराम देंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। पॉलिटिकल पारा बढ़ा हुआ है और कोशिश यही रहेगी कि वो पारा बढ़ा रहे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे तमाम और चर्चा के साथ। कोई रोग नहीं, फिर भी स्वास्थ्य खराब तो समझिए ग्रहमान भारी है। स्वर्ण स्पर्श के ओरिजिनल भाग्य रत्न ग्रहमान बदल दे। इस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल। ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस कारवलो मोबाइल। दोस्तों, मोबाइल का फर्स्ट लुक तो मैंने आपको दिखा दिया। आई एम डैम श्योर ये फोन आपको इतना पसंद आएगा जब मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगी कि आप बिना इंतजार किए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर हमें फोन करेंगे और ये मोबाइल ऑर्डर करेंगे अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। वाओ, ये है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल, वॉइस मोबाइल। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, इसमें है डुअल सिम, FM, रेडियो, ब्लूटूथ, MP3, MP4 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा। वॉइस मोबाइल आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में। वॉइस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50722। आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यदि आप अभी किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी 10% की छूट। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल को मंगवाने के लिए अभी डायल करें 096-509-77777। पंजाब के कस्टमर्स के लिए लोकल नंबर है 07307077777। दुबई के कस्टमर्स के लिए नंबर है +97155935697। आप हमें SMS भी कर सकते हैं ATS 257575। वेबसाइट www.aceteleshop.com। ये फोन आप अभी इसी वक्त अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए ऑर्डर कीजिए। हमारा आज का सवाल है, प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से क्या कांग्रेस को फायदा होगा? अगर आपकी राय हाँ में है तो टाइप करें #Y और अगर ना में है तो टाइप करें #N और इसे भेज दें 59090 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी कांग्रेस में नंबर 2 पर काबिज हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्रियंका की तो वो विरासत की इस सियासत में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अहम पसंद है, क्योंकि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनमें इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है, ऐसा दावा किया जाता है। और प्रियंका ने कई बार यह साबित भी किया है, उनमें इंदिरा गांधी की तरह बाजी पलट देने की कुव्वत और करिश्मा है। जिसमें दिखता है इंदिरा का अक्स, वो बिल्कुल अपनी दादी जैसी हैं। विरासत की सियासत में चलेगा प्रियंका का जादू। भारतीय सियासत में शायद ही किसी शख्सियत के आने का इतना बेसब्री से इंतजार किया गया होगा जैसा प्रियंका का किया जा रहा है। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें 1999 से लगने लगी, जब उन्होंने लोकसभा चुनावों में पहली बार मां सोनिया गांधी के प्रचार की कमान संभाली। तब से जब भी चुनाव आते हैं, प्रियंका अमेठी और रायबरेली में प्रचार करती हैं
और सियासी गलियारों से लेकर मीडिया तक में उनकी सियासत में तो उनके प्रवेश के अटकलों को पंख लग जाते हैं। प्रियंका को सक्रिय राजनीति में देखने की चाहत रखने वालों की कमी नहीं। वो देश के पहले सियासी खानदान की संतान हैं। लुभ महिला इंदिरा गांधी की पोती हैं। फौलादी इरादे रखने वाली बोल्ड इंदिरा, कड़े फैसले लेने वाली, करिश्मा जगाने वाली इंदिरा का सम्मोहन आज भी खत्म नहीं हुआ और लोग उसी करिश्मे की तलाश प्रियंका में करते हैं। प्रियंका कई बार ये साबित कर चुकी हैं कि उनमें इंदिरा की तरह बाजी पलट देने की कुव्वत है। आखिर कौन भूल सकता है 1999 का वो चुनाव जब पहली बार प्रियंका के करिश्मे की झलक दिखी। अरुण नेहरू को राजीव गांधी की पीठ पे छुरा भोंकने वाला बताकर प्रियंका ने एक दिन में चुनावी फिजा बदल दी और रायबरेली से जीतते नजर आ रहे अरुण नेहरू चुनाव हार गए। प्रियंका ने ये भी साबित कर दिया कि उन्हें निजी रिश्ते और सियासी दुश्मनी में संतुलन बनाना भी बखूबी आता है। अरुण नेहरू का निधन हुआ तब उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि प्रियंका के बेटे रेहान ने दी। एक बयान से हवा का रुख पलट देने के फन को प्रियंका ने 1999 के बाद हुए चुनावों में लगातार तराशा है। 2009 में वो नरेंद्र मोदी को भी भाषण से एजेंडा तय करने में पटकनी दे चुकी हैं। मोदी ने उस वक्त नौजवानों को बीजेपी से जोड़ने के लिए कांग्रेस को बीते जमाने की पार्टी साबित करने की कोशिश की। तब कांग्रेस को नौजवानों की पार्टी बताकर प्रियंका ने चुनावी तस्वीर बदलने में अहम किरदार निभाया। प्रियंका का अंदाज आज इंदिरा गांधी की याद दिलाता है, तो इसमें ताज्जुब कैसा। प्रियंका और इंदिरा के भाषण देने का अंदाज हूबहू मेल खाता है और इंदिरा की तरह अक्सर चौड़े किनारे वाली साड़ी पहनकर लोगों से मिलती हैं। जैसे इंदिरा सुरक्षा घेरा तोड़कर आम लोगों के बीच चली जाती थी, प्रियंका भी वैसा ही करती हैं। 2010 में राजीव गांधी जयंती पर गांधी परिवार जब वीर भूमि पर इकट्ठा हुआ तब प्रियंका का इंदिरा जैसा हेयर स्टाइल चर्चा का विषय बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रियंका जानबूझकर इंदिरा जैसा दिखना चाहती हैं। खुद राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि प्रियंका का स्वभाव इंदिरा के नजदीक है। यही वजह है कि जब कभी भी इंदिरा की तलाश प्रियंका पर जाकर अटकती है, कांग्रेस के कायापलट का सपना भी इस अटकल के साथ जुड़ जाता है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या प्रियंका गांधी में इतनी कुव्वत है? इस पर क्या कहना है चंडीगढ़ की जनता का जायजा लिया हमारे समय संवाददाता नरेश वत्स ने। मुझे लगता है बचा लेंगे बिकॉज हमने पहले भी बहुत ऐसे उदाहरण देखे हैं। इंदिरा गांधी का उदाहरण देखा है, हमने सोनिया गांधी का देखा है, दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग लीडर है। तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी शी विल वर्क। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। उनका स्ट्रांग लीडर एक आगे प्रचार करेंगे तो ऑब्वियसली वोटर्स मूव होंगे जरूर। ये प्रियंका गांधी का तो मुझे पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस बारी जीत पाएगी। मैं चाहती हूँ कि बीजेपी जीते और एज ए यूथ मैं हमेशा से ही बीजेपी को सपोर्ट करते आई हूँ। इस बारी भी मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूँ। कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ये चाह सकते हैं, उनकी सोच हो सकती है कि प्रियंका गांधी जी को राष्ट्रीय नेतृत्व जो है पूरे देश में प्रचार के लिए लाए, उनको आगे लाए, राहुल जी के मुकाबले सोनिया जी के मुकाबले लाया जाए। कांग्रेस की जो पार्टी है, गिरती हुई पार्टी को सपोर्ट मिल सकती है एक तरह से, तो वो शायद ये सोच रहे हैं कि सपोर्ट मिलेगी, पार्टी बच जाए। और इसी मुद्दे पर प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ नेता भारतीय जनता पार्टी मौजूद हैं। कपूर साहब, आपका रिएक्शन। जयराम रमेश कह रहे हैं कि नेतृत्व जो है वो आम लोगों से संवाद करने में नाकाम रहा है। अब जनार्दन द्विवेदी साहब आते हैं सामने और कहते हैं कि प्रियंका गांधी अगर सामने आती हैं तो एक हवा चलेगी, एक आंधी चलेगी और माहौल बिल्कुल बदल जाएगा, वो कांग्रेस के पक्ष में माहौल आ जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर चुनाव पूर्व प्रियंका गांधी को लाया गया तो पहली बार किसी चुनाव में गांधी परिवार का निजी भ्रष्टाचार भी एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा। आपने देखा होगा कि सब चीजों के बावजूद अभी तक इस चुनाव में रॉबर्ट वढेरा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है जनार्दन द्विवेदी शायद ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस के डूबते हुए जहाज में उन्होंने ये प्रियंका गांधी का इस वक्त जिक्र करके जैसे विपक्षी पार्टियों को रॉबर्ट वढेरा और गांधी परिवार के निजी भ्रष्टाचार को भी चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए एक और प्रेरणा दी है। एक दूसरी चीज, अगर ये चुनाव बाद के लिए कुछ कल्पनाएं की जा रही हैं तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी की एक हत्या का प्रयास है। राहुल गांधी को ये लोग सीधे सीधे ना नकार के प्रियंका गांधी के नाम पे नकार रहे हैं। तो मोटा मोटी अब कांग्रेस ही स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं। अब उन्हें एक नए नेता की तलाश है। अब उन्हें सोनिया गांधी में कुछ बचाने को नहीं दिखता और राहुल गांधी में कुछ बचाने को नहीं दिखता। दूसरी तरफ अभी हम देख रहे थे
कि आपका जो ये प्रोमो चल रहा था उसमें ये दिखाया जा रहा था कि गेम चेंजर है प्रियंका गांधी। 1999 अब बहुत पुरानी बात हो गई। अगर उसके बाद हम देखें 2004 या 2009 के चुनावों के बाद जो भी यूपी में विधानसभा के चुनाव होते हैं, अभी पिछले विधानसभा चुनाव में 2 साल पहले प्रियंका गांधी रायबरेली में अमेठी में डेरा डाले बैठी रहीं। क्या मिला कांग्रेस को? कहने का मेरा भाव सिर्फ इतना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रियंका गांधी का। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीपी राय साहब हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता। राय साहब, आपको भी लगता है कि प्रियंका गांधी गेम चेंजर की भूमिका नहीं निभा पाएंगी? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा मैं इनके पार्टी के अंदरूनी मामलों पर क्यों बोलूं। और अभी इसी के जिक्र कर रहे थे, सुल्तानपुर और रायबरेली दोनों जगह की सारी विधानसभा सीटें हम लोग जीते हैं। और व्यक्ति के ऊपर बात नहीं करना चाहता मैं, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। जो देश की सच्चाई है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही 250 से 300 के बीच में सिमटने जा रही है। इनकी कोई भूमिका नहीं होने जा रही, कोई किसी को ले आए, लेकिन इसके ऊपर इनकी कोई भूमिका नहीं हो रही है। जो स्थानीय और तीसरे मोर्चे के दल हैं वो सारे बड़े पैमाने पर चुनाव जीत करके आ रहे हैं। इसलिए ये इनकी अपनी एक्सरसाइज है और इनकी अपने पार्टी के अंदरूनी मामले में वो किसको नेता बनाना चाहते हैं, किसको प्रचारक बनाना चाहते हैं, किसको क्या भूमिका देना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें हम लोगों का कोई रोल है कुछ कहने का इसमें। शास्त्री जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर प्रियंका गांधी आती है तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आएगा और वहां जो घोटाले हुए हैं, जो उन पर आरोप है, उसमें जो परिवार का निजी घोटालापन है वो भी सामने आ जाएगा, वो एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। देखिए, मैं अभी सुन रहा था जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, उनकी बात सुन रहा था। ये मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं इन लोगों के पास। रॉबर्ट कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं है। आप बिल्कुल कहा कर रहे हैं, आप मनगढ़ंत आरोप नहीं है। आपकी बोल रहे हैं, मैं सुन रहा था, आप में लिखते हैं। मेरी बात सुने, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार को डिफेंड कर रहे हैं, अभी बीकानेर में, जोधपुर में जो उनके जमीनों का मैं आपकी बात चुपचाप सुन रहा था, मौके का इंतजार कर रहा था। एक बात समझिए, गलत बात है, मौके का इंतजार करके आपको झूठ बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, गलत आरोप है। इन लोगों के पास कोई प्रियंका जी के खिलाफ आरोप नहीं है, तो अब इन लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम उठाया। तो प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा अलग अलग है क्या? रॉबर्ट वाड्रा के पास जो निजी संपत्ति है, क्या वो प्रियंका गांधी की निजी संपत्ति नहीं है? आपकी पत्नी है, आपके पास जो पैसा है वो आपको गई है, नहीं है क्या? नींद उड़ गई है, प्रियंका गांधी भ्रष्टाचार की नींद उड़ गई है। और मेरा ये मानना है कि प्रियंका गांधी जी अगर पार्टी में मजबूती से काम करेंगी तो कांग्रेस को बहुत काम, जिस तरीके से आपने हर तरीके से हर लोगों से, जहां के लोगों से आपने बात पूछी, उन्होंने कहा सारा चुनाव प्रियंका गांधी के आगे आने से कांग्रेस को फायदा होगा। एक विधानसभा सीट नहीं दिलवा पाई। आपकी सोनिया गांधी जी भी तब जीतेंगी जब आपके मित्र समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। सोनिया गांधी जी रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगी। राहुल गांधी जी आप ये कपोल कल्पनाएं छोड़ दीजिए। आपकी पॉलिटिकल पारा ज्यादा बढ़ चुका है स्टूडियो में, लेकिन नहीं है वहां से। प्रियंका गांधी कितना अहम रोल प्ले कर पाएंगी, गेम चेंजर के तौर पर निकल कर आएंगी कि नहीं? अमेठी के लोगों का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, ये भी देखते हैं। प्रियंका गांधी को आने से फायदा तो होगा, लेकिन आने में बहुत देर हो गई। वैसे तो उनकी इमेज इंदिरा गांधी से अगर तुलनात्मक किया जाता है तो वास्तव में लगता है कि जैसे उन पर इंदिरा गांधी की छवि है, कुछ कर सकती हैं, लेकिन आने में बहुत देर हो गई। आजकल तो इतना ज्यादा करप्शन हो गया है। कांग्रेस में तो काफी भ्रष्टाचार है ही है, मगर प्रियंका के आने से काफी हद तक फायदा कांग्रेस को होगा। राहुल गांधी को फायदा तो होगा, लेकिन साथ साथ जो है जो कांग्रेस है उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है उसकी जब से वो आई है तब से टॉप टू बॉटम लगातार जो है डिक्रीमेंट हो रहा है। जो उसका ओवरऑल ग्राफ है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। क्या किया है उन्होंने, ये तो आपने रायबरेली में भी देखा होगा उनके आने पे, और यहाँ पे 2 सीट वो उनके आने से, उनके प्रचार करने से 2 सीट मिली है। इससे वो अंदाजा लगा ले कि आगे निकट भविष्य में क्या होगा। चलिए, जम्मू कश्मीर के लोग क्या मानते हैं, जम्मू के लोगों से हमारे संवाददाता ज्योति प्रचनंदा ने रायशुमारी की, क्या कहना है उनका, देखिए।
कांग्रेस का जो ओल्ड गार्ड है वो चाहता है कि एक डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स कांग्रेस में चलता आया है पिछले 60 साल से उससे रिवाइव करे। बिकॉज इस टाइम पे कांग्रेस के खिलाफ काफी लोगों में काफी रोष है। वो घूम फिर के गांधी परिवार की तरफ ही क्यों देखते हैं? उनके पास इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं जो कितनी देर से, मनीष तिवारी ने कितना काम किया, प्रियंका गांधी के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उन्होंने देश के लिए क्या किया? 2000 से पहले राहुल गांधी को कौन जानता था? उन्होंने देश के लिए किया क्या? मूलभूत उनकी मध्य प्रदेश की जनता की राय जल्दी जल्दी दिखाते हैं आपको। प्रियंका गांधी क्या, इतने दिन राहुल गांधी थे, अब राहुल गांधी से प्रियंका गांधी आई है। अब इनसे नहीं होगा, किसी और गांधी को बुला लेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी तक कहीं से कहीं तक सवाल नहीं है। तो कांग्रेस अभी कुछ नहीं कर सकती, वो किसी को भी लेके आ जाए। तो कुछ परसेंट संभाल लेंगी, बाकी तो उनको खुद को एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और जो अभी कांग्रेस की स्थिति है उसमें तो लग ही नहीं रहा है कि अभी मतलब बहुमत मिल पाए। दिखने पे तो सोनिया गांधी बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं, ऐसा करेंगी वैसा करेंगी, करने पे कुछ नहीं हुआ। वो तो आज के समय तो परिवर्तन चाहिए है, केंद्र में तो परिवर्तन चाहिए है और बीजेपी सरकार आना है। मुझे तो नहीं लगता कि उसके आने से कोई फर्क पड़ने वाला है। कपिल मिश्रा नेता आम आदमी पार्टी हमारे साथ मौजूद है। कपिल, अगर प्रियंका गांधी आती है तो आम आदमी, खासकर आम आदमी पार्टी जो है वो और ज्यादा तल्ख होगी। देखिए सर, मैं फिर वही कहता हूं, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। रॉबर्ट वडेरा के भ्रष्टाचार पर प्रियंका जी का क्या स्टैंड रहा है, वो सारी संपत्तियों का खुलासा, स्विस बैंक के सारे खातों का खुलासा, अब तक के सारे घोटालों का खुलासा देश के सामने करें, राजनीति में आना है तो। इसके पहले जो कांग्रेस सरकार है वो 84 से दंगों से लेकर और अभी तक की पूरी जो इतिहास है, इतने सारे जो भ्रष्ट मंत्री है जिनके बारे में उन्होंने कभी अपना मुंह नहीं खोला है, इस सबके बारे में उनको पहले देश को बताना होगा। ये नाम किसी एक व्यक्ति विशेष का आने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं उन्होंने राजनीति की नहीं है तो उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप लगाया ना जाए, लेकिन जब आएंगी, जब भी कभी आएंगी, एक तो इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार से लड़ने में, सांप्रदायिकता से लड़ने में उनकी इच्छा शक्ति क्या है, क्या वो सारी गांधी परिवार की सच्चाई देश के सामने लाने की हिम्मत है क्या उनमें? उसके बाद अगर वो आती है तो देश दिवाकर शास्त्री जी, नेता कांग्रेस। शास्त्री जी, यहाँ ये भी बात सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी को लाने में आप लोगों देर भी कर दी। भूपेश जी नहीं, भूपेश जी, ऐसा है कि देर, राजनीति में कभी देर या जल्द ऐसा कोई टाइम नहीं होता। जो टाइमिंग होती है, राजनीति की टाइमिंग जरूरी है। और हम लोग का ये मानना है, सारे कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि प्रियंका गांधी जी अगर आगे आएंगी तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। चलिए, तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पात्रा साहब हमारे साथ जुड़े रहे, विभाकर शास्त्री साहब आपका बहुत शुक्रिया, कपिल मिश्रा नेता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़े रहे, सीपी राय साहब हमारे साथ जुड़े रहे, प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ जुड़े रहे। आप तमाम नेताओं का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी मौजूद रहे, मुंबई से एहतराम अली हमारे साथ मौजूद रहे, दीक्षित सोनी समय संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद रहे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। सहारना। नानो, कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो? एक स्पर्श मखमली सा महसूस किया अभी, हूँ मैं वही या कोई जादू तुम चलाते हो? तुम ही तो हो जो मुझे खूबसूरत बनाते हो। World's #1 gold bleach, Nature's Essence Gold Bleach, सुनहरा एहसास खूबसूरती का। चुनाव का एक भरोसेमंद चेहरा, एस.वाई. कुरैशी। पत्रकारिता का मजबूत स्तंभ, हरिवंश। राजनीति के चाणक्य, अजय सिंह। सियासी नब्ज की मर्मज्ञ, पूर्णिमा त्रिपाठी। दलित पॉलिटिक्स के पंडित, बद्री नारायण। अर्थशास्त्र के कौटिल्य, अरविंद मोहन। आम चुनाव की सबसे अनुभवी टीम और अनुभवी एंकर्स दिनेश गौतम और अलका सक्सेना के साथ देखिए
निष्कर्ष रात 9 बजे समय पर। पावर्ड बाय मोनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। शी इज माई गर्लफ्रेंड वेरोनिका। बेटा, जब भी माँ की याद आए तो मेरे पास आ जाओ। मुझे ममता की बहुत जरूरत है। Jewelers, quality and craft at the right price. करो। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कपिल वशिष्ठ। तो दक्षिण अफ्रीका अब से कुछ ही देर बाद भारत और अपने चोकर्स के टैग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान पर उतरेगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो अलग अलग टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल में तो 10 बार पहुंची है, लेकिन फाइनल में सिर्फ एक बार गई है। तो ये जो चोकर्स का टैग इस टीम पर लगा हुआ है, क्या ये आज भी जारी रहेगा? क्योंकि धोनी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सेमीफाइनल मुकाबला हारे हों। तो भारत का जो विजयी रथ है वो जारी है, लेकिन जो बारिश हुई है कल, उसी मैदान पर मुकाबला है। आज भी बारिश का फोरकास्ट है, उसके चलते क्या कोई एडवांटेज दक्षिण अफ्रीका हम देख सकते हैं? इस पर भी चर्चा होगी। टॉस होने जा रहा है, कुछ देर में चर्चा करेंगे। कोलकाता स्टूडियो से हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अशोक मल्होत्रा हमारे साथ होंगे कुछ देर बाद। शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसकी बूंद बूंद में है पार शक्ति 100% होम्योपैथी। अल्ट्रा चैंपियन जंग रोधक सीमेंट, मजबूती का चैंपियन अल्ट्रा चैंपियन। रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। मोनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। उगाए ट्यूबर का वाता लैपटॉप से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। एनरिच मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MTH। टॉप्सकॉम कदमों में कर लो जहां। ग्रोमेट एडी विटामिन ऑयल एंड सोप, लकालो से सावधान। एडी विटामिन में ग्रोमेट देखकर ही खरीदें। अल्ट्रा लक्ष्मी लेवल ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप्स केचअप इंडिया इंटरनेशनल टेस्ट। आर प्योर चना मसाला। टाई सॉफ्ट प्रस्तुत करते हैं एक्वासॉफ्ट टावर सिस्टम और वाटर प्योरीफायर। और डॉक्टर अमृतलाल ईश्वर मेमोरियल सनबीम स्कूल वाराणसी। 2007 के बाद पहली बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट हासिल करने उतरेगी भारतीय टीम। मीरपुर में दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला। लंका वेस्टइंडीज मुकाबले की तरह दूसरे सेमीफाइनल पर भी मैच पर बारिश का साया। बांग्लादेश मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। इंडियन ओपन बैडमिंटन में भारतीय चुनौती खत्म। क्वार्टर फाइनल में वोंग यी झैन से हारी साइना नेहवाल। वर्ल्ड नंबर 1 ली चोंग वेई ने दी कश्यप कुमार। और दक्षिण कोरिया के खिलाफ डेविस कप टाई के पहले दिन स्कोर 1-1 से बराबरी पर सनम सिंह हारे, लेकिन सोमदेव की जीत से भारत की उम्मीदें कायम। तो दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज टीम इंडिया के सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम है। भारतीय टीम अपने विजयी अभियान को बरकरार रखने के लिए उतरेगी। तो दक्षिण अफ्रीकी टीम की कोशिश इस बार फाइनल खेलने की होगी। दोनों टीमों में कई ऐसे धुरंधर हैं जो मुकाबले में एक तरफा जीत दिला सकते हैं, लेकिन आज हर किसी को अपनी भूमिका पर खरा उतरना होगा, तभी भारतीय टीम को फाइनल का टिकट मिल सकता है।
T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारतीय टीम के सामने दक्षिण अफ्रीका की चुनौती होगी। टीम इंडिया अब तक इस विश्व कप में अविजित रही है। ग्रुप स्टेज में खेले 4 में से चारों मुकाबलों में टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। ऐसे में भारतीय टीम एक नए जोश के साथ सेमीफाइनल मुकाबले में खेलने उतरेगी। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम है। फैफ डु प्लेसिस की कप्तानी में इस टीम ने अब तक इस विश्व कप के सभी नजदीकी मुकाबले जीते हैं। अब तक खेले 4 में से लगातार 3 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका की टीम भी पूरी तरह से तैयार है इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। भारतीय टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। वो हमेशा ही बड़े टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा किया है, जिससे हम इस मुकाबले के लिए तैयार हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम इससे पहले 4 बार आईसीसी वर्ल्ड इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है, लेकिन चारों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ये बताने के लिए काफी है कि बड़े मुकाबले में हमेशा ही इस टीम ने निराश किया है। भारतीय टीम ने अब तक अपने सभी मैच ढाका में खेले हैं और उन सभी मैच में टीम ने जीत दर्ज की है, जिसका फायदा उन्हें जरूर मिल सकता है। हमें पता है कि इस मैदान पर कैसे खेलना है, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में ये सारी बातें ज्यादा मायने नहीं रखती। जो भी टीम बढ़िया खेलेगी, जीत वही हासिल करेगी। But yes, we do hold a edge having played so many games here. We know what to expect. टीम के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि युवराज सिंह कल हुए प्रैक्टिस सेशन में अभ्यास करने उतरे। साथ ही टीम के सभी गेंदबाज भी शानदार लय में दिख रहे हैं। अब तक तो धोनी की टीम ने इस विश्व कप में सपनों जैसी शुरुआत की है। अब बात बड़े मुकाबले की है। वर्ल्ड कप जीतने से महज 2 कदम की दूरी पर है ये टीम। ऐसे में एक गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है, लेकिन फॉर्म को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस टीम के पास वो तमाम ताकत है जो बड़े मुकाबले में और भी ज्यादा ताकतवर नजर आ सकती है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला इस प्रेशर मैच में उन्होंने किया है। अशोक जी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोलकाता से हमारे साथ हैं। अशोक जी, पहले बल्लेबाजी कर रहा है दक्षिण अफ्रीका, यानी भारत को इस मुकाबले में चेज करना होगा। तो दक्षिण अफ्रीका की जो कोशिश है, जो प्लान है, वो समझ में आ रहा है कि वो दबाव में बल्लेबाजी नहीं करना चाह रहा है भारतीय स्पिनर्स के आगे। वो उसकी कोशिश ये है कि 160-70 बोर्ड पर अगर वो लगा दे किसी तरह, तो फिर उनके पास गेंदबाजी अटैक है वैसा। और बारिश के चलते क्या आप कोई बदलाव देख रहे हैं सिनेरियो में? देखिए, बारिश के चलते कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा, क्योंकि बारिश अगर होगी तो होगी, उसके भरोसे आप अपनी रणनीति नहीं बना सकते। लेकिन यह है कि टॉस जो भी टीम जीतती वो बल्लेबाजी करती, क्योंकि ड्यू फैक्टर प्ले में नहीं आ रहा है, जिसके चलते आप दबाव वाले खेल में पहले रन बोर्ड पे लगाते हैं और दबाव बढ़ाते हैं, और फिर जैसा आपने कहा कि उनके पास वो फील्डिंग है, उनकी गेंदबाजी अगर 160-170 बोर्ड पे अगर वो लगा देते हैं तो फिर भारतीय बल्लेबाजी दबाव में दिखेगी। और टर्निंग ट्रैक पर इमरान ताहिर हों, अगर फंक्चू को वो खिलाते हैं और डुमिनी को खिलाते हैं, तो फिर उनके पास 3 ऐसे गेंदबाज हैं जो अच्छी खासी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं और भारत पर दबाव बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि भारत मॉर्कल का बिल्कुल ऐसा। अशोक जी, भारत ने इस T20 वर्ल्ड कप में 3 बार चेज ही किया है। पहले जो तीनों मुकाबले हमने जीते, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ, वो तीनों चेज कर ही जीते। लेकिन आप देखिए उनमें टोटल ऐसे थे कि हमारा मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ ही नहीं। वही 128, 129, 138 यही हमने चेज किया, 140 से ऊपर कभी चेज किया ही नहीं। तो ये इसका अंदेशा है कि आपको कि अगर 150-60 बोर्ड पर लग जाते हैं तो टेस्ट हो सकती है हमारी बैटिंग, या आपको लगता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बावजूद इसके कि दक्षिण अफ्रीका की कोशिश होगी कि जो लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ हमारे बल्लेबाज कमजोर होते हैं, तो वो देखना होगा टीम क्या है। हेंड्रिक्स, सोत्सोबे और वेन पार्नेल 3-3 है उनके पास लेफ्ट आर्मर्स। देखिए, लेफ्ट आर्मर है, तो मैं नहीं जानता कि वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को खिलाएंगे या फंक्शु जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर उनको इस्तेमाल करेंगे। मैं जानता हूं कि भारतीय टीम का इतिहास है कि हम स्पिनर्स को बढ़िया खेलते हैं, लेकिन वो इतिहास है और इस पिच पर जहां बॉल थम कर आता है, रुक कर आता है, वहां परेशानी हो सकती है उनको। और दूसरी बात यह है कि जब भारत ने पिछली बार लक्ष्य का पीछा किया था तो कपिल ड्यू फैक्टर प्ले में था, जहां बॉल बल्ले पर बहुत बेहतर आता था। अब बॉल फंस कर आएगा, टर्न करेगा, रुक कर आएगा, जहां कुछ हमारे खिलाड़ी जो ऑन दी आप खेलने वाले खिलाड़ी हैं। एक क्वेश्चन आपसे मैं टीम पर भी ले लूं।
धोनी ने वही टीम खिलाई है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, यानी मोहम्मद शमी भी नहीं खेल रहे हैं आज और शिखर धवन भी नहीं खेल रहे हैं। इसका मतलब यह कि रहाणे ही ओपन करेंगे और जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कप्तान को बहुत पसंद है उसके लिए वो नहीं गए हैं। तो ये टीम है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, वही 11 धोनी ने मैदान पर उतारी है। देखिए, जहां तक शिखर का सवाल मेरे को शायद इसकी अपेक्षा थी, लेकिन अगर मोहम्मद शमी नहीं खेल रहे हैं तो वो मेरे लिए हैरानी की बात है। मैं जानता हूं कि मोहित ने एक आधा ओवर अच्छा किया था, लेकिन जहां तक गेंदबाजी का सवाल, शमी और मोहित शर्मा में आप कोई तुलना नहीं कर सकते। और शिखर